आज का जो मैटर है वो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी बार इस चीज़ का, इस बीमारी का नाम सुना होगा, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। कुछ लोग इसको हमारे आयुर्वेद में उरुस्थम से भी इसकी समानता मानते हैं। वैसे उरुस्थम में सिर्फ उरु प्रदेश के बारे में बताया गया है, लेकिन हाँ, अभी जो कंडीशंस में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट आते हैं वो उरु स्तंभ से थोड़े से डिफरेंस होते हैं, है ना। उसमें सबसे मेन चीज जो हार्डनेस जो होती है वो सिर्फ उरु प्रदेश में ना होकर जो है शरीर के निचले भागों में, स्पेशली जो लंबर का आपका एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस तरह का जो पेशेंट आता है वो काफ़ी भटक के, काफ़ी घूम के, काफ़ी कुछ थ्योरी सुन के और काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़ के आता है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो इशू जो आता है वो आता है कि एक्चुअल में ये बीमारी है क्या। जब तक वो डायग्नोज होता है तब तक 3 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम जो है वो गुजर चुका होता है। उसके बाद में उसको, पेशेंट को पता चलता है कि मैं उरु स्तंभ से पीड़ित हूँ। वैसे अगर अपन जो चरक संहिता की अगर बात करें तो भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं और अग्निवेश हैं, वो दोनों आपस में जो है वार्तालाप कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा विकार है जिसके कारण जो है शरीर में इस तरह की व्याधि होती है। तो उन्होंने क्या लिखा है उसके लिए कि मेदो विकार से बड़े हुए दोष शक्ति, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं, है ना। अब देखिए, उरु स्तंभ बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सीधा सा कि मेदो विकार से बड़े हुए जो दोष हैं वो शक्ति, है ना, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं। रोगी अपने पाँव को हिला और डुला भी नहीं पाता है ना। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग उरु स्तंभ जो है वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो ये खाली पहली लाइन जो है उसमें पूरा के पूरा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है डिफाइन हो गया है कि मेदो विकार से बड़े हुए दोष शक्ति, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं। रोगी अपने पैरों को हिला डुला नहीं पाता है, उसमें वेदना होती है। संचित आम, मेद और कफ से युक्त वायु पित्त को अभिभूत करके उरु प्रदेश में जाकर दोनों शक्तियों की अस्थियों को घने श्लेष्म से परिपूर्ण कर देता है, तो उरु जकड़ जाते हैं। रोगी अपने पैरों को कठिनता से उठा पाता है या पैरों में शुद्धता का अनुभव करता है, तो इस रोग को उरु स्तंभ या आड्यवात कहा जाता है ना। अभी भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक रिजल्ट डाला था, तो किसी ने बीच में कमेंट किया था कि सर ये उरु स्तंभ और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक नहीं है। ये इतना सब जो बताने के पीछे एक रीज़न ये है कि सीधा सा आपकी संहिता में जो है वो उसके बारे में पूरा पूरा सीधा सा लिखा हुआ है। आप भी देखिए, मेदो विकार से बड़े हुए दोष शक्ति, जंगा और उरु प्रदेश को निश्चल सा बना देते हैं, सीधा, है ना। और इसके अंदर में एक जो सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें प्लीज़ आप उसको पर्सनल इश्यू ना मानकर या बुरा मत मानिएगा। मैं इसमें एक सबसे जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसमें मैंने जो महसूस की है उसमें लिखा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इसके बारे में लिखा है, ये पंच कर्म से अप्रभावी रोग है। हे भगवान, हे पृथक, अपने पृथक पृथक एवं समस्त रूप से वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन, नस्य, इन पंच कर्मों का उपदेश किया है जो सभी रोगों की चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हे भिषक श्रेष्ठ, क्या कोई ऐसा भी रोग है जो दोषों से उत्पन्न होता हो और उसकी चिकित्सा करने में साध्य भी हो, किंतु उसे उक्त पंच कर्म जिसे दूर कर सकने में समर्थ ना हो। मैं फिर से नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको, पंच कर्म जिसे दूर करने में, है ना, जो है क्या हो, असमर्थ हो। ठीक है, ये तो हो गई अब शास्त्रोक्त बात,
है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब इसका जो है एक असाध्यता की जो श्रेणी है, उस श्रेणी में भगवान पुनर्वसु ने इसके बारे में विधान बताया है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे फिर से। तो सीधा सा प्रश्न, जब जिस रोग के बारे में ये बोल दिया गया हो कि ये उक्त रोग पंचकर्म निषिद्ध है या उक्त रोग में पंचकर्म का निषेध है ना। जी बिल्कुल चंदेल सर, आप जो कह रहे हैं सही है, उसमें बिल्कुल पंचकर्म का निषेध बताया है और सीधा लिखा है वमन, विरेचन और बस्ती तीनों के बारे में। लेकिन जब सुनता हूँ कि मैंने वमन भी करवा लिया, मैंने विरेचन भी करवा लिया, मैंने बस्ती भी करवा ली, क्योंकि इसमें जो है निरु बस्ती का बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट नहीं आते, लेकिन अगर मेरी बात माने या शास्त्रों की अगर बात मानी जाए तो उसमें पंचकर्म पूरी तरह निषेध है। वहीं मेरे भगवान सुश्रुत की बात पे अगर मैं जाऊं तो उन्होंने इसे साध्य बोला है ना। देखिए एक हमारे गांव में आपने एक विधा देखी होगी, है ना, कि जिसमें उंगली जो है वो डिसलोकेट हो गई या शोल्डर डिसलोकेट हो गया या नेक डिसलोकेट हो गई, तो कुछ गुणीजन लोग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं उस उंगली को, उस कंधे को, या बहुत सारे लोग स्लिप डिस्क में भी उसको यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि उन लोगों ने एनाटॉमी नहीं पढ़ी होती है या वो लोग इस बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कहूँगा कि वो लोग सही तरीके से चिकित्सा करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि उक्त तरीके जो था वो हमारे कहीं ना कहीं पुराने आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, पुरातन आयुर्वेद से। देखिए आज अगर आयुर्वेद का जो पुनरुत्थान नहीं हुआ या आयुर्वेद आज लोक हिताय या लोक सुखाय नहीं बन पाया, तो उसका एक कारण ये है कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो उसमें बहुत दोषी हैं। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैंने आज कुछ सीख लिया है तो मैं इसको आपको क्यों दूं, मैं इसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पेटेंट बना के चलाऊंगा। और मेरे दोस्तों, आयुर्वेद जो चिकित्सा है वो पेटेंट चिकित्सा नहीं है या पीढ़ी दर पीढ़ी में खाली चलाने वाली चिकित्सा नहीं है। ये जो चिकित्सा है ये पूरी सृष्टि के लिए है। क्योंकि आपने आयुर्वेद के इतिहास में सुना है, पढ़ा है ब्रह्म संहिता के बारे में, कि जब सृष्टि उपक्रम है, जब सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जो है आयुर्वेद के बारे में तो ऐसा जो है विधान उसमें आयुर्वेद के बारे में बतलाया गया था, है ना। तो मैं तो एक चीज़, मेरे पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी शिक्षा या बहुत बड़ा कुछ अलग से कुछ नहीं है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। और देखिए लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, तो आयुर्वेद में देखिए थोड़ा सा क्या है कि जब तक हम उसकी नाड़ी ना देख लें, उसके दोष दुष्ट ना देख लें, उसकी अवस्था ना देख लें, उसका काल भेद ना कर लें, तब तक कोई भी चीज़ का एक पेटेंट ट्रीटमेंट बनाना मुश्किल है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये स्लिप डिस्क का पेशेंट है, इसमें क्या करना है। अब हर पेशेंट को मैं अगर एक जगह अलाबू लगा के खून निकलवा दूं या ब्लड निकलवा दूं, रक्त मोक्षण करवा दूं, उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा जब तक उस पेशेंट को आप डायग्नोस करना नहीं सीखेंगे। मैंने एक पिछले वीडियो में एक बात कही थी, आज से 500 साल पुरानी एक जो बगैर एमआरआई के आप जो है स्लिप डिस्क या आपका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं, है ना, पहली चीज़। अब आते हैं उरु स्तंभ पे। तो देखिए एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में एक सबसे बड़ी भयावहता ये है कि इसके बारे में जो अमेरिका का जो रिसर्च पेपर है उनका ये कहना है कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज है। अब फिर से अपन आते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे। तो ये जो आजकल ये मोबाइल वाली जो लाइफ हुई है, एक तो ये, दूसरा हैवी प्रोटीन डाइट है ना, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हैवी प्रोटीन डाइट। जो लोग स्टार्टिंग में बच्चे क्या होता है 15, 16, 17 साल की उम्र में जिम जाना स्टार्ट करते हैं, एक उनके सिर में एक जुनून होता है, हम जिम जाएंगे, वहाँ हम कसरत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और उस चक्कर में क्या होता है कि वहाँ उनको रोटी सब्जी बंद करवा के, है ना,
क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जिम में अभी तक तो नहीं गया हूँ जिम, ना मैं जाने की इच्छा रखता हूँ। तो वहाँ पे एक सोच ये दी जाती है कि आप उस समय उनको एक सोच दी जाती है कि आप अगर प्रोटीन पाउडर लेंगे तो उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, आपका मसल जल्दी गेन करेगा और ये डोले बन जाएंगे आपके। मेरे दोस्तों, वो एल्गी है, एक प्रोडक्ट है, उसका नाम हर्बल करके है, आगे नाम नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं, जो आजकल वज़न घटाइए वज़न बढ़ाइए के नाम पे बहुत भयंकर तरीके से मार्केट में आयुर्वेदिक डाइट के बारे में नाम पढ़ पढ़ के उसका वो क्या बनाते, शेक बना बना के लोग पी रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जो पिछले 2 साल से उसको ले रहे थे और आज उनकी क्या कंडीशन है। हैं तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मेरे पेशेंट हैं जो वो अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे, थोड़ी सी मजाक भी हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, कुलदीप बघेल नाम है। कहाँ से हो? जी, कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश से। क्या सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसके बारे में बताओ। प्रॉब्लम सर यही थी कि मुझे रीढ़ की हड्डी में यानी और आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही। मैं ये और बैक पोर्शन में काफ़ी पेन होना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल पेन है। फिर हमने पेन किलर लिया तो सही हो गया, 2-3 दिन में सही हो गया। फिर वो पेन आया तो 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बट पेन किलर से सही हो जाता था। फिर अचानक एक बार ऐसा, अभी लॉकडाउन में मैं बुरी तरीके से सर जो है पूरा बेड पे आ गया, बहुत सीवियर पेन होने स्टार्ट हुआ। फिर मैंने बुक्स में देखा काफ़ी, तो मुझे ये बच्चा जो है, आप वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चा जो है ये खुद एक बीएमएस का स्टूडेंट है जी, है ना। तो बताइए। तो फिर हमने काफ़ी अध्ययन किया, उसमें देखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, स्लिप डिस्क कोई सियाटिक नर्व कंप्रेशन, तो कुछ समझ नहीं। फिर मैंने और देखते गया, अध्ययन करते गया और यूट्यूब पे देखते गया, तो जो मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, तो मुझे लगा उसमें HLA-B27 का क्यों ना एक टेस्ट करा लिया जाए। तो उसको हमने टेस्ट कराया तो उसमें निकला मुझे पॉजिटिव आया। तो हमने कुछ नहीं, कहीं नहीं गया, बस सर से बात किया। सर को मैं बहुत पहले से जानता था और मैं सोचता था कि सर से कभी मिलेंगे, बट मुझे तत्काल मिलना पड़ गया मुझे इस पेन से ही, और सर के पास मैं तुरंत आया, कॉल किया सर को। मैं आपको कायरोप्रैक्टिस का जो एक सेशन का जो कह रहा था, वही सेशन मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए, ये जो पूरा सेशन होता है, एक्चुअल में मैं एक चीज़ आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा उसके बारे में, कि जो उरु स्तंभ होता है उसमें क्या होता है कि जो उरु प्रदेश का एक साइड जो है स्टिक हो जाता है, मतलब वो एक साइड का जो एरिया है वो ऊपर की साइड उठ जाएगा। अब ये तो क्या, बच्चा ठीक हो चुका है, बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक साइड का जो एरिया है डिफरेंस ये रहेगा, वो एक साइड पूरा खींचा हुआ रहेगा, और ये जो दोनों शोल्डर रीजन, अब तो इसके पूरे बच्चे के ओपन हो चुके हैं, वो शोल्डर रीजन जो है वो ऐसे रहेगा, कैसे, ऐसे एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे, और ये रहेगा ऐसे ऊपर उभरा हुआ, ये वाला। इस पोस्चर में आदमी आता है पहली बार। फिर क्या होता है, वो पहली चीज़ तो प्रॉपर लेट ही नहीं पाता है। आज ये बच्चा जो लेटा है, पहले दिन बेटा कैसे लेटा था तुम? लेट नहीं पाता था, दिक्कत होती थी। पहले दिन लेट नहीं पाता था, ऐसे बहुत दिक्कत होती थी सर। ये बच्चा सीधा, फिर से सुन लीजिए आप बेटा, तुम लेट पाते थे? नहीं, बहुत दिक्कत होती थी लेटने में दिक्कत होती थी, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो पाँव के दोनों एरिया होते हैं, इन एरिया में एक पाँव छोटा हो जाता है और एक पाँव बड़ा हो जाता है। ये एवीएन में भी होता है, क्योंकि उसमें भी नेक्रोसिस में भी यही कंडीशन बनती है और इसमें भी यही कंडीशन बनती है। ये जो एक पाँव है ये एक छोटा और एक बड़ा, है ना। फिर दूसरा, अगर आप पाँव को देखोगे तो अब ये बच्चा नॉर्मल हो चुका है, उसमें पाँव में क्या होता है, ये जो पाँव हैं ये ज़मीन से 4 अंगुल, किसी में 2 अंगुल ऊपर होते हैं, वो प्रॉपर ज़मीन पे भी नहीं जा पाते हैं, है ना। बेटा एक बार भुजंगासन लगा के दिखा। ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का वो बच्चा है जो नीचे लेट भी नहीं पाता था, बेड भी नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं हो पाता था। ये देखिए भुजंगासन लग रहा है पूरा, है ना। बेटा कोई दर्द इसमें आपको? नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं है। दूसरी चीज़, अब आपको मैं एक एक पाँव उठवा के दिखाऊंगा। बेटा एक एक पाँव उठाओ, देख रहे हैं आप, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें यहाँ इन्फ्लामेशन होने के बाद उरु शक्ति प्रदेश में जो है स्फिग हो जाता है और ये पूरा जम जाता है, ये पूरा जम जाता है। आप देखो ये बच्चा कितना पाँव उठा पा रहा है, उठा बेटा,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बच्चा आप देख रहे हैं कितना ऊपर पाँव उठा रहा है। बेटा आगे हाथ रख के, है ना। अब आज एक थोड़ा सा मूवमेंट और मैं आपको दिखाता हूँ इसका, है ना। उठाइए इस पाँव, ये देखिए, ये पाँव उठाया। अब बताओ, कोई एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को इस तरह उठा के बता दे। चैलेंज मेरा चैलेंज, HLA-B27 पॉजिटिव पेशेंट को कोई ऐसे उठा के बता दे। ठीक है बेटा, करवट ले लो। अब मैं आपको जो इसमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ बता रहा था, वो बता रहा था कायरो प्रैक्टिस। उसमें हम क्या करते हैं, उल्टे हो जाओ, फिर से उल्टे हो जाओ बेटा, पूरे उल्टे हो जाओ। ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया थोरेसिक वाला जो एरिया है ना, ये पूरा जो होता है ये स्टिफ हो जाता है। और स्टिफ होने के कारण क्या होता है, इस बच्चे को भी यहाँ बहुत सीवियर पेन था। कैसा पेन होता था बेटा? यहाँ बहुत सीवियर पेन था। क्या होता था, सांस लेने में क्या कंडीशन आती थी? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी गुरुजी, है ना। पूरे दिन ये बच्चा जो है प्रॉपर सांस भी नहीं ले पाता था, है ना। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा थोरेसिक का एरिया है, इसकी जो वर्टिब्रा है उसमें क्या था, ये सारी स्टिक हो गई थी। और ये जो आज ये मैं पकड़ पा रहा हूँ ना, ये पकड़ भी नहीं सकते आप, ये वाला एरिया, है ना। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके डायग्नोस पे। तो वो मैंने जो बताया, इसमें आप अभी भी अगर देख रहे हैं गौर से, अगर आप देखेंगे, ये वाला एरिया इसका पूरा डेवलप था और ये पूरा उठा हुआ था, इतना ऊपर उठा हुआ था। अभी भी ये हल्का सा जो है उठा हुआ है, ये वाला एरिया। और जब यहाँ अगर मैं पहली बार मैंने क्रैक किया था, क्या हुआ था, तुम्हारी सांस ही लग रहा था, चली गई, सांसें चली गई, सांसें चली गई, है ना। ठीक है, अब मैं इसमें आपको जो कायरो प्रैक्टिस के लिए जो बता रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल पकड़ना, है ना। ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा था, इसमें मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। जब भी आप इस तरह का एक जब करते हैं तो उसमें नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, उसमें हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा किस साइड मूव कर रहा है ना। ये वर्टिब्रा जैसे इस साइड मूव कर रहा है, तो इसमें जो कायरो प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, इसको अंदर की साइड खींच के और क्रैक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपने ये एक छोटा सा कुछ भी नैपकिन या टॉवेल लेना है ना, ये, है ना। पंखा बंद करता हूँ, आपको इसका साउंड भी सुनाई देगा। नीचे पास में ले आएंगे, देखिएगा। हाँ, गर्दन सीधी रख बेटा, ये ठीक है। एक ये होता है। अब इसमें क्या हुआ, ये पूरा के पूरा जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट था बोन का, है ना। ये है मैनिपुलेशन, जिसमें क्या हुआ, ये वाला एरिया जो है ये ऊपर की साइड उठा हुआ था और ये एरिया नीचे की साइड था। हमने क्या किया, इसका एडजस्टमेंट कैसे किया, इस एरिया को जो नॉर्मल है इसको इस साइड खींचा और इसको हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे मूव करके, ये है ना। ठीक है, अब हम आते हैं लंबर पे, है ना। बेटा करवट लो, आप उधर आ जाइए, है ना। इसमें आपने क्रिस लियोंग करके हैं मलेशिया के, वो एक सेशन मैनिपुलेशन का जो होता है उसका जो चार्ज होता है उनका शायद $200 या ऐसा कुछ होता है, 200 या $400 होता है ना। और ये मैनिपुलेशन जो है ये मेरे भारतीय सभ्यता में हमारे भारत से निकली हुई पैथी है, हमारे भारत से निकला हुआ ज्ञान है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो वही बात है कि जब योग से योगा और जब भोग से भोगा बनता है तभी हम उसको पहचानते हैं। थोड़ा क्लोज ले आएंगे। अब इसमें आप देखिएगा और पास में लाएंगे, इसमें क्या हुआ कि ये जो स्पाइन है ये पूरे कर्वेचर में आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके वर्टिब्रा देखेंगे कौन सा वर्टिब्रा जो है वो फ्लोएंसी से बाहर है। अब अभी इस बच्चे का ये वाला वर्टिब्रा और ये पैनिक है, ये यहाँ इसको दर्द है बेटा, दर्द, हाँ ये आया है ना। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप इस चीज़ को करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, जब तक बिना गुरु ज्ञान ना होए, है ना, जब तक कोई गुरु न है, इसको आप प्रैक्टिस में करने की या प्रैक्टिस में लेने की कोशिश ना करें। ये देखिए, आप इसको जो एरिया आपको क्रैक करना है उसको पास में लेके आएंगे पूरा, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का, थोड़ा क्लोज ले आएंगे, एक साउंड सुनिएगा आप, साउंड आएगा, पास में ले आइए और पास में ले आइए और पास में ले आइए, हाँ यस, है ना। ठीक है, अब इस करवट पे आएंगे और ये जो
हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इस तरफ आप उधर जाओ, है ना। ठीक है, फिर से वही पोस्चर, फिर से हम वही चीज करेंगे, पास में लेंगे, है ना, वही वाला एरिया फिर से लेंगे। ठीक है, ये जो बैकबोन का जो एरिया है फिर से वही देखेंगे, लंबर वाला, ये यहाँ रखा। अब कुछ लोग बोलते हैं ये आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा नहीं है, शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा जो श्रुति में जो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, मैंने जिनसे सीखा है वो 7वीं पीढ़ी में इस ज्ञान को लेकर आए थे, और मेरे जो गुरुदेव थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो मैं उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ। देखिएगा, थोड़ा क्लोज लेके आएंगे, और क्लोज लेके आएंगे, और क्लोज लेके आएंगे, और क्लोज लाइए। अब आप साउंड सुनिएगा, यस, ये है ना, सीधे लेट जाएंगे और पास में लेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, सिर्फ रक्त मोक्षण से कोई बीमारी पूरी ठीक नहीं हो सकती है, रक्त मोक्षण से आप बड़े हुए दोष। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ आज नहीं, कि जो आपका रक्त जो दोष है, चतुर्थ दोष माना है सुश्रुत ने, वो क्यों माना है, उसका कारण यही है, जब खाली पित्त को समझ के पित्त को शांत करने से रक्त में बढ़ा हुआ दोष कभी शांत नहीं होगा। उसके लिए उस रक्त का वहां से आपको अवसूचन करना पड़ेगा, वहां से उस रक्त को हटाना पड़ेगा। अब और पास में आएंगे, ये देखिएगा, इसमें भी वही, फिर सर्वाइकल के जो सारे वर्टिब्रास होते हैं, है ना, ये इसमें एक पेशेंट के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि यहाँ स्वेल हो जाता है, और ये जबड़े से खाने और चबाने में भी उसको दिक्कत आती है ना। और ये वाला जो एरिया है वो बहुत स्टिफ हो जाता है, ये और ये, है ना। यहाँ जब आप प्रेस करेंगे ये वाले एरिया पे, ठीक है, गले के बिल्कुल पास वाला एरिया, ये जो गर्दन में मूवमेंट नहीं आता है वो मूवमेंट यहीं से ख़त्म होता है। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, ये पूरा एरिया जो है ये, और उसमें भी ये वाला जो वर्टिब्रा है, इसके कारण बहुत बार ये हायोइड बोन भी इसमें स्टिफ हो जाती है और आदमी बोलने में भी थोड़ा सा तुतलाता है या बोल नहीं पाता है। ये वाला एरिया बहुत स्टिफ होता है, ये और इसी के कारण, इसी स्टिफनेस के कारण ये जो पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। बेटा क्या गर्दन की क्या कंडीशन है बताओ, गर्दन मूवमेंट करके? गर्दन सही है, गर्दन में नहीं पेन, सही है ना, गर्दन में कोई पेन नहीं है। आज इस बच्चे को गर्दन में, मैं ये बोल दूं 1% भी पेन नहीं है, 0.1। जी है ना, एक मिनट है, मतलब जी बिल्कुल नील है, कोई पेन नहीं है गर्दन में, है ना, कोई पेन नहीं। पकड़ेंगे, ये फिर से मैं लूंगा, देखिए अब आप, है ना, मैं आपको चाह रहा हूँ थोड़ा आप सीखें। इसको यहाँ से डाला और इसको इस साइड से डाला, है ना, और इसको ये कंडीशन में पोस्चर बनाया। थोड़ा क्लोज ले लेंगे भैया, वो बिल्कुल क्लोज ले लीजिएगा। अब एक साउंड सुनिएगा, और क्लोज ले लीजिएगा, और क्लोज ले लीजिएगा, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर लाइए, ये ठीक है, बस आजा बेटा, चेंज कर ले। हाँ, एंड्रयू फ्लिप करके हैं, एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट, लेवल 1। आज वो पूरे दुनिया में उनका लोहा है उसके लिए। लेकिन ये जो पद्धति है, ये पद्धति मेरे इंडिया में आज से नहीं, बरसों पुरानी चली आ रही है। एक्चुअल में क्या है, हमको समावेश करना है उस समय का और इस समय का। अगर ये समावेश आप कर गए और अगर सही गुरु आपको मिल गया, तो मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती है।